हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली गई प्रथम वनडे, जो कि बॉम्बे के वानखेड़े स्टेडियम में खेली गई थी। तो आज हम थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे और मैच का एनालिसिस करेंगे। तो आज हमारे साथ एक भाई बैठे हुए हैं जो कि एक्सपर्ट है क्रिकेट के, तो उसके साथ थोड़ी चर्चा और क्वेश्चन थोड़े करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल, वो कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया हमारे सामने प्रथम वनडे हार गई। ओके, आपके क्वेश्चन का आंसर दो उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को के हालचाल के बारे में पूछना चाहता हूं। तो कैसे हो आप सब, और आई होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप जो भी काम कर रहे होंगे वो अच्छे से कर रहे होंगे। और अभी भी एग्जाम चल रही है 10th और 12th की, तो जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर माई साइड एंड फ्रॉम माई साइड ऑल्सो। ऑलराइट, तो अभी आते हैं आपके क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन का रीजन ऑस्ट्रेलिया हार गए, उसके कई सारे रीजन है। तो पहला रीजन, जो मेन रीजन मेरे को लगा, वो था मिचेल मार्श का जो वो विकेट। जब बैटिंग कर रही थी ऑस्ट्रेलिया 129 पर 20 ओवर भी नहीं हुए थे। आई गेस 19वें ओवर में वो आउट हुए थे रविंद्र जडेजा की बॉलिंग पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी पहले वाली गेंद पर उसने चौका लगाया था, फिर भी वो 6 के लिए गए थे। तो आई गेस कि वो मेन रीजन रहा कि वहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम लड़खड़ आई और उसके बाद एक विकेट चल रहे गिरने शुरू हो गए। वो मेरा एक दूसरा रीजन ऐसा रहा मेरे अनुमान से कि मिचेल स्टार्क का वो स्पेल, कि मिचेल स्टार्क ने उसके अगले ओवर में, मतलब मिचेल स्टार्क ने विराट कोहली को आउट किया, सूर्य कुमार यादव को आउट किया और 2 ओवर के बाद उसने शुभमन गिल को भी आउट कर दिया। तो उसके बाद से उसको तुरंत ही स्पेल से हटाया गया। तो उसका मेरे को लग रहा है कि उसको अच्छा सा बाउंस मिल रहा था, बढ़िया लाइन पर और लेंथ पर बॉलिंग कर रहे। तो मुझे लगता था वो दूसरा मेन रीजन था। और तीसरा रीजन की जो पार्टनरशिप हुई केएल राहुल और जडेजा के बीच में, वो पार्टनरशिप में मिचेल स्टार्क को लेट लाया गया। उससे जो जैसे भी जडेजा आया तुरंत स्पिनिंग अटैक स्टार्ट कर दिया। तो स्पिन अटैक वहां पर वैलिड था ही नहीं आई गेस। तो मेरे हिसाब से ये 3 मेन रीजन रहे कि जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया हार गया। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, जो आपको क्या लगा कि 129 पे 2 विकेट गिरे थे, वो जाके 188 पे ऑल आउट हो गई। तो उसका मेन रीजन क्या है, उसके बारे में आप एनालिसिस कीजिए थोड़ा। ओके, तो आपने जैसे बताया कि 129 में 2 विकेट थे, तो उसके बाद उसके पहले तो ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइनअप थी वो बहुत ही अच्छी थी कल की। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि उसके पास 3 और 4 तो ऑलराउंडर थे, तो आप उसको भी बैटिंग में कंसिडर कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे भी बैट्समैन विकेट गिरना स्टार्ट हुआ, वो अटैकिंग ही खेल रहे थे, अपना नेचुरल गेम नहीं खेल रहे थे। उसको ऐसा था मुंबई की पिच है और 20 ओवर का ही मैच है, ऐसा ही नहीं था। मैच 50 ओवर का था, ओडीआई की मैच थी। तो मेरा ऐसा अनुमान है जो भी बैट्समैन आ रहा है, विकेट गिर रही है, सामने विकेट भी गिर रही है, तो उसको खेलना चाहिए था अपनी नेचुरल गेम की। वहां पर पिच को पहला नाप ले, पिच को थोड़ा शूट करे, वहां तक खेले हो, उसको 2-3 ओवर निकाले, लेकिन वहां पर निकालने नहीं आ रहा। तो जैसे हम बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज के बारे में, कि महेंद्र सिंह धोनी क्या करते थे कि पहले वो 5-7 ओवर अपने पिच पर टके रहते हैं, रन चाहे ना हो, लेकिन रन तो उसको वो पहले से ऐसा ही मान लेते हैं कि अगर पार्टनरशिप हो गई रन हो जाएंगे। वो कभी 100 तक नहीं गए होंगे, इतने सारे 100 नहीं है, लेकिन वो पार्टनरशिप में बिलीव करते हैं। अगर आपकी पार्टनरशिप 50 ओवर में या भी टेस्ट में अगर हो गए, तो आपके रन तो बोर्ड पर लग ही जाने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा संभलना पड़ेगा वहां पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को, कि ज्यादा अटैकिंग ना खेले। 300 रन आराम से लगने वाले थे। मैं बोल रहा हूँ 20 ओवर में 120 से ऊपर रन है आपके और 2 ही विकेट गिरी है, तो आप अनुमान कर सकते हो कि 300 तक तो जाएगा ही जाएगा स्कोर। लेकिन 188 पर वो ऑल आउट हो गई, उसका मतलब है वो एग्रेसिव ही खेल रहे थे। एग्रेसिव खेलने की जरूरत नहीं थी, उसको शांति से पिच पर टिके रहने कोई आया ही नहीं था, ऐसा लग रहा है मेरे को। मेरा ऐसा मानना है। तो दिस इज द ओनली रीजन कि वो
ऑल आउट हो गए। बहुत अच्छी बात किया। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि कमबैक स्पेल किसको मानेंगे आप इंडिया की तरफ से? इंडिया जीत गई तो आप किसको कमबैक स्पेल मानेंगे? ओके, तो कमबैक स्पेल की बात करूँ तो कई सारे कमबैक का सिचुएशन क्रिएट हुई थी, जैसे कि हार्दिक पांड्या ने विकेट लिया था स्टीव स्मिथ का वो, लेकिन सबसे ज्यादा कमबैक स्पेल मेरे हिसाब से इस ओडीआई में हुआ था वो कमबैक स्पेल था मोहम्मद शामी का, कि जिसने दूसरे स्पेल में आते ही पहले ही ओवर में जोश इंग्लिश को बोल्ड कर दिया। वो मेरे हिसाब से कमबैक स्पेल था, और जब वो आए तब बॉल रिवर्स स्विंग भी होना स्टार्ट हो गया था, तो मेरे ख्याल से वो कमबैक स्पेल था। लेकिन ऐसा नहीं है वो मैं कमबैक स्पेल की बात कर, लेकिन जो कमबैक दिया वो मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा ने दिया, जो कि उसने विकेट लिया मिचेल मार्श का। मिचेल मार्श जैसे बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे थे उस समय, और मिचेल मार्श का विकेट इंडिया के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता अगर वो निकाल देते। तो मेरे से हिसाब से मिचेल मार्श का विकेट वो भी कमबैक था, और लेकिन कमबैक स्पेल की बात करें तो मोहम्मद शामी का था। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि ऑस्ट्रेलिया को अपने बैटिंग के अप्रोच में क्या चेंज करना पड़ेगा कि वो इंडिया के बॉलिंग यूनिट के सामने टिक पाए? ओके, तो बैटिंग में अप्रोच तो पहले आंसर में मैंने बताया कि उसके बैटिंग में वो अप्रोच लाना चाहिए कि वो पिच पर टिक पाए। पहली बात ये, पिच पर टिकना बहुत जरूरी है। एग्रेसिव ना खेले, पिच को नापे। अगर 5-7 ओवर ऐसे ही जा रहे हैं, 5-7 ओवर में अगर 10 भी रन आ रहे हैं, 10 रन, राइट, 10 रन भी बहुत होते हैं। अगर आप लास्ट के 10 ओवर में 100 रन बना सकते हो, तो 5-7 ओवर में अगर 10 रन भी आ रहे हैं, दैट इज गुड। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा नहीं है, बाद में आप रन्स को कवर कर सकते हो अगर आपके पास विकेट टिकी तो मुझे लगता है कि ये करना चाहिए। और बैटिंग में मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको महेंद्र सिंह धोनी के वीडियो अगर आपके पास है, महेंद्र सिंह धोनी कैसे खेलते हैं, पार्टनरशिप बिल्डिंग कैसे करते हैं, तो वो ही अपनाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंडिया में खेल रहे हो, इंडिया के ग्राउंड में खेल रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके बैटिंग के लिए बनी है। इंडिया की सारी पिच बैटिंग के लिए बनी है, सारी की सारी पिच इंडिया की बैटिंग के लिए बनी है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर आप बॉलर को चांस दे रहे हैं, अगर आपकी विकेट जा रही है, मतलब कि वो गलती आपकी है। आप बॉलर, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं करता, बॉलर अच्छी बॉलिंग करता है, लेकिन आपकी बहुत ज्यादा वो इम्पैक्ट करता है कि आपका अप्रोच क्या है। तो आपको टिकना है और आराम से खेलना है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विराट कोहली और किंग कोहली को अपनी बैटिंग में कोई चेंज करना चाहिए या नहीं? तो पहले तो बात करो, जो आपने क्वेश्चन किया है वो बहुत ही बड़े, मतलब हम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्रिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं ओडीआई में। मैं फिर से बोल रहा हूँ ओडीआई में, जिसने अबे हाल ही में आई गेस 2-3 साल पहले कि एक अवार्ड विन किया था, जो कि था अवार्ड ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल डिकेड वाला आई गेस था। तो उसके बारे में तो हम क्या ही बात करेंगे, लेकिन आपने क्वेश्चन क्यों किया उसका रीजन है कि क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे दर्शक और आप और मैं भी, ऐसा नहीं है मैं भी उसके पास से, जो विराट कोहली के पास के जो टेक्निक है उसके द्वारा हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मिनिमम 100 रन तो बनाए हर ओडीआई। वैसा नहीं बोला, अगर वो चाहे वो टेस्ट हो चाहे वो ओडीआई हो, हर मैच में अगर मैच में वो विराट कोहली आ गए तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि वो 100 रन बनाए। तो हर वक्त तो ऐसा नहीं हो सकता। उसकी एवरेज देखो आप, ओडीआई की एवरेज 58 मतलब क्या, वो हर 2 इनिंग में 100 रन बनाता है। उसका मतलब ये हुआ कि हर 2 इनिंग में वो 100 रन बनाता है। तो होपफुली कि वो सेकंड ओडीआई में भी मोर देन 50 और मे बी 100 बना दे। तो उसके बैटिंग अप्रोच में हमारे जैसे तो कोई आई गेस कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना महान खिलाड़ी है, राइट। बहुत बड़ी अच्छी बात की आपने। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ऑस्ट्रेलिया इंडिया के सामने सेकंड ओडीआई में कमबैक करेगी और की फैक्टर कौन रहेगा? ओके, तो अगर हम कमबैक की बात कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया जानी जाती है पहले तो कमबैक्स के लिए, राइट। आपको भी पता होगा कि अगर वर्ल्ड कप नजदीक आ रहा है तो वो अपने बैटिंग और बॉलिंग यूनिट को ऐसा स्ट्रॉन्ग करेगी कि वो, मानो हम सबको पता है कि वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा उसने जीता है। तो उसका रीजन क्या है कि उसके पास इतनी डेप्थ बची है अभी भी,
अभी भी है। तो अगर मैं बात करूँ सेकंड ओडीआई की, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो 110% कमबैक करेगी करेगी। और उसका मेन रीजन मैं ये दे रहा हूँ कि वो अगर बैटिंग यूनिट को थोड़ा धीरे मतलब शांत तरीके से, मैंने बोला पहले भी कि उसको टिकना पड़ेगा, टिकने से वो कर सकती है कमबैक। और दूसरा मेरा रीजन है कि डेविड वार्नर होपफुली ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर वो वापस आ जाते हैं तो उसका बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। और वो आपको भी पता है इंडिया के लिए अच्छे संकेत नहीं रहेंगे। और की फैक्टर की आपने बात की, तो की फैक्टर मेरे हिसाब से स्टीव स्मिथ रहेंगे, क्योंकि अगर आप उसकी अगर आप औसत देखो इंडिया के ग्राउंड पर, और आप आईपीएल के रिकॉर्ड देखो, वनडे टेस्ट के बहुत सारे उसके औसत रही है, उसकी औसत सबसे ज्यादा रही है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया के अदर्स प्लेयर के लिए। राइट, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि स्टीव स्मिथ सबसे ज्यादा बड़ा की फैक्टर रहेगा। वो शायद विराट कोहली के जैसे 50 और 100 के आगे जा सकता है। तो मुझे लगता है कि की फैक्टर स्टीव स्मिथ रहेगा और ऑस्ट्रेलिया 110% कमबैक करेगी। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि दोनों की प्लेइंग 11 में क्या चेंज करना पड़ेगा? तो मैं बात करूं इंडिया की प्लेइंग 11 की, तो मुझे लगता है उसमें कोई चेंज नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप कोई भी टीम है अगर मैच जीतती है तो उसमें कोई चेंजेस वो चाहती नहीं है कि अपने टीम में हो। और दूसरी बात मैं बात करूं तो है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मैंने पहले भी बोला कि डेविड वार्नर वापिस आ सकते हैं, तो वो कंट्रोवर्शियल होगा और डिफिकल्ट होगा कि कहना कि किसकी जगह पर वो आ सकते हैं। अगर मुझे लगता है, अगर मेरा आप राय जानते हो, तो मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड की जगह पर वो आ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इम्पैक्टफुल और उसका भी रिकॉर्ड स्टीव स्मिथ जितना ही रहा है डेविड वार्नर। तो मुझे लगता है कि डेविड वार्नर को शामिल करना ही चाहिए। और फिर भी मुझे लगता है ऐसा कि सेकंड ओडीआई बहुत ही अच्छा रहने वाला है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, और दर्शकों को भी बहुत ही मजा आएगा इस ओडीआई में। इस ओडीआई में आई गेस कि अगर ऐसे बैटिंग ना करे ऑस्ट्रेलिया, तो हम अनुमान कर सकते हैं कि अब बियॉन्ड 300 वो जाए इस बार, क्योंकि अगर आप 300 के पास जाते हो तो आपके 80 to 90% चांस रहते हैं कि आप मैच जीत जाओ, ऐसा मेरा अनुमान है। तो प्लेइंग 11 में एक चेंज मैं ऑस्ट्रेलिया में चाहूंगा कि ट्रेविस हेड की जगह पर डेविड वार्नर है, और इंडिया के लिए तो कुछ इंडिया अभी भी जीता ही है, तो उसके लिए मैं कोई चेंज नहीं चाहूंगा इस टीम में। ओके, तो हमारा एनालिसिस पूरा हुआ, तो आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ओके, तो मैं बोलना चाहूंगा हमारे दर्शकों को, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको हमारे इसी अपडेट को जानना चाहते हैं, रखना चाहते हो, तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जैसे ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे। ओके, तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो।